guys, if you're watching my video for the first time, I'm your educator मीनल शर्मा। इस वीडियो में हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द टर्म एटम। आपके आसपास जो भी फिजिकल चीज़ है जिसको हम मैटर बोलते हैं, अगर हम उसको डिवाइड करें तो जो सबसे छोटा उसका यूनिट होगा उसको साइंटिस्ट ने एटम का नाम दिया, या हिंदी में जिसको हम परमाणु बोलते हैं। एटम आपका इनडिविजिबल पार्टिकल है। इनडिविजिबल मतलब आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जो टर्म थी एटम, दिस वाज कॉइन्ड बाय डेमोक्रिटस। ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे। और जो हिंदी टर्म है एटम की, परमाणु, ये टर्म आपके एक महर्षि कनद, उनका नाम था, इन्होंने कॉइन की थी। एटम को ही हम हिंदी में परमाणु बोलते हैं। बिफोर फर्दर स्टडिंग अबाउट एटम, मैं आपको कुछ लॉज बताना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको केमिकल केमिस्ट्री पढ़नी है। उन लॉज को हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जिसको एंटनी लेवोइसियर ने दिया था। हमारे पास दो लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, लॉ 1 एंड लॉ 2। लॉ 1 आपका क्या बोलता है? लॉ 1 बोलता है दैट कॉन्जर्वेशन ऑफ मास, ये है आपका लॉ 1, लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मास। मतलब इस लॉ में बोला गया है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो जो मास है दैट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना वो बन सकता है ना वो कम हो सकता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो समझ लीजिए आपने एक कोनिकल फ्लास्क लिया है और आपने दो डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए हैं। एग्जाम्पल कि हमारा जो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है वो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है कॉपर सल्फेट का। ये हमने कॉपर सल्फेट को वाटर में डिज़ोल्व करके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है। और दूसरी जगह जो दूसरा सॉल्यूशन हमने लिया है, सॉल्यूशन Y, वो हमने सोडियम कार्बोनेट, उसको वाटर में डिज़ोल्व किया है और हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बन गया। ये हमने दो सॉल्यूशन लिए, एक को हमने इग्निशन ट्यूब में डाल दिया। इग्निशन ट्यूब क्या होती है कि आप इसको डायरेक्ट फ्लेम पे रख के गर्म कर सकते हैं। तो इग्निशन ट्यूब में आपने एक सॉल्यूशन डाल दिया और कोनिकल फ्लास्क में हमने दूसरा सॉल्यूशन डाल दिया और उसको ऊपर से कॉर्क से बंद कर दिया। अब जब हमने ये सॉल्यूशन डाल दिए दोनों सेपरेटली, अब आपका एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में हम पहले इसका मास मेजर कर लेंगे कि कितना इस कोनिकल फ्लास्क का मास है। जितना भी आएगा समझ लीजिए कि A ग्राम्स आपका मास आ गया। फिर हम क्या करेंगे, धीरे से इस कोनिकल सॉल्यूशन को शेक कर देंगे सो डैट सॉल्यूशन X जो है आपका वो सॉल्यूशन Y से मिल जाए या सॉल्यूशन Y में डिसॉल्व हो जाए, उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो जाए। तो फिर से हम एक बार सेकेंड टाइम जब हमने रिएक्शन करवा दी, एक बार फिर उसका मास मेजर कर लेंगे एंड यू विल ऑब्जर्व दैट मास रिमेन्स सेम। तो यही हमारा लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि जब भी आप एक केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग दैट केमिकल रिएक्शन। ये नहीं है कि केमिकल रिएक्शन से पहले कुछ मास रहे और जब आपने केमिकल रिएक्शन करवा दी तो उसके बाद मास चेंज हो जाएगा, वो कभी भी नहीं होगा। जो आपको पहले मास दिख रहा था वही मास आपको बाद में भी ऑब्जर्व करेंगे आप। आपका जो दूसरा लॉ है दैट इज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ बोलता है कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं वाटर का। इट्स अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल। हमें पता है कि हम वाटर को कैसे लिखते हैं, H2O। H and O should be capital.
इसमें हमें पता है कि अगर हम बाय एटम्स इसका रेशो निकालें कि कितने एटम हाइड्रोजन के हैं और कितने एटम ऑक्सीजन के हैं, तो हमें पता है 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। ये इसका रेशो आ गया 2:1 बाय एटम्स। बट अगर हम मास की बात करें, बाय मास क्या रेशो है? हाइड्रोजन का इसका जो एक मॉलिक्यूल है उसका मास कितना होता है? 1। तो यहाँ पे 2 है तो इंटू 2 हो जाएगा विच इज़ 2। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है? 16। तो 2/16 जिसको हम सिंप्लीफाई करके 1/8 लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का वाटर में क्या बाय मास रेशो है? 1:8। अब आप अपने घर का पानी ले लीजिए या आप स्विट्जरलैंड का पानी ले लीजिए, उधर आपको अगर वाटर है तो वो 1:8 ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसी रेशो में बाय मास कंबाइन हुए होंगे। तो यही लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलता है कि अगर एक एलिमेंट बनना है तो उसमें, या एक केमिकल सब्सटेंस बनना है तो उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो बाय मास एक कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। एक उनकी डेफिनेट क्वांटिटी होगी। जब आप उसी क्वांटिटी में उन एलिमेंट्स को मिक्स करेंगे वो हमेशा आपको वही डिजायर्ड रिजल्ट देंगे। अगर मैं हाइड्रोजन को 1:8 1 टाइम्स बाय मास में हाइड्रोजन लेती हूँ और 8 टाइम्स बाय मास मैं ऑक्सीजन लेती हूँ तो मुझे हमेशा वाटर ही मिलेगा, चाहे मैं किसी भी जगह ये केमिकल रिएक्शन करवाऊँ। सो ये थे आपके 2 इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो लेवॉइसियर ने दिए थे। नाउ इसी के बेसिस पे हम 2 क्वेश्चंस करेंगे। द फर्स्ट वन बीइंग, इन अ रिएक्शन 5.3 grams of sodium carbonate reacted with 6 grams of ethanoic acid. The products were 2.2 grams of carbon dioxide, 0.9 grams of water and 8.2 grams of sodium ethonate. Show that these observations are in agreement with law of conservation of mass. Sodium carbonate plus ethanoic acid gives sodium ethanoate, carbon dioxide, CO2 is carbon dioxide plus H2O is water. आपको दिया है कि कितना सोडियम कार्बोनेट आपने रिएक्ट करवाया था? 5.3 ग्राम्स, ये मैंने यहाँ लिख दिया। और कितना आपने इथेनोइक एसिड रिएक्ट कराया? 6 ग्राम्स। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है। 2.2 ग्राम्स आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिली, 0.9 ग्राम आपको वाटर मिला। योर सिंबल कि आपका केजी में दिया है या ग्राम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेवर मिस देम, डोंट राइट द फिगर्स ओनली। एंड सोडियम एथोनेट कितना है? 8.2 ग्राम्स। अगर हम इन दोनों का एडिशन कर दें 5.3 प्लस 6 ग्राम्स, सो हमारी रिएक्शन से पहले का टोटल मास जो आ रहा है दैट इज 11.3 ग्राम्स। और अगर मैं इन तीनों का सम ले लूँ, जो आपको रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है, बट इन तीनों का अगर आप सम लेंगे तो भी 11.3 ग्राम्स ही आएगा। तो मतलब ये आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसको फॉलो कर रहा है, और हर केमिकल रिएक्शन इसी को ही फॉलो करती है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना ही कोई मास केमिकल रिएक्शन के टाइम पे क्रिएट हुआ, ना ही आपका मास डिक्रीज हुआ। तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था आपका बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक और आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लेंगे, दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास। ये हमने एग्जाम्पल में देखा था जब हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ा, हमने वाटर का ही एग्जाम्पल समझा था। हमें पता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 grams of hydrogen gas? We know that 1 gram hydrogen is required with 8 grams of
ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब हमें उन्होंने बोला है कि आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन नहीं लेनी है, आपको 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन लेना है। तो आपको कितने ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए टू फॉर्म वाटर? अगर आप हाइड्रोजन 3 टाइम्स कर दिए हैं तो आपको ऑक्सीजन को भी 3 टाइम्स कर देना है, मतलब हम 3 इंटू 8 ग्राम्स कर देंगे। 3 इंटू 8 कितना होगा? 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। O2 इज ऑक्सीजन। मतलब अगर हम हाइड्रोजन को बढ़ा रहे हैं, जितना भी बढ़ा रहे हैं, 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम ऑक्सीजन को भी 3 टाइम्स बढ़ा देंगे। अगर आप 3:24 इसका रेशो निकालोगे, 3 1s are 3, 3 8s are 24, you will again get 1/8। तो मतलब यहाँ पे फिर से अगर हमें वाटर का ही कांस्टेंट रेशो देखने को मिल रहा है। नाउ we'll study about Dalton's atomic theory. Now all matter, whether an element, a compound or a mixture, is composed of small particles called atoms. अगर आप घर को देखें तो एक घर ब्रिक्स से बना होता है, ईंटों से बना होता है। जो ईंटें हैं मैटर में, उनको हम एटम्स बोलते हैं, और जब वो ईंटें एक दूसरे से जॉइन होती हैं तो वो पूरा घर खड़ा करती है, जो या तो एलिमेंट या कंपाउंड या मिक्सचर हो सकता है आपकी केमिकल लैंग्वेज में। जो जॉन डाल्टन थे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है हमारे केमिस्ट्री में। इन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी जिसके 6 पोस्टुलेट्स थे। फर्स्ट पोस्टुलेट ने बोला इन्होंने, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। हमें पता है एटम्स आर द इनडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो सबसे छोटे मैटर के पार्टिकल हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं तोड़ सकते, उनको हम एटम्स बोलते हैं, और हिंदी में हम इनको परमाणु बोलते हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, हम इनको फर्दर डिवाइड नहीं करते। इनडिविजिबल का ये मतलब है कि आप इसको फर्दर तोड़ नहीं सकते। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये आपका कौन सा लॉ आ गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सा लॉ है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, कौन सा पोस्टुलेट है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन करता है? दैट इज पोस्टुलेट 2, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। द थर्ड पोस्टुलेट वाज एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर एक एलिमेंट है, उसके आपके पास एटम्स हैं, वो हमेशा, अगर वही आप एलिमेंट उठा रहे हैं तो उसका हमेशा जो एटम्स हैं उनका आइडेंटिकल मास होगा और वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि हमें पता है कि ऑक्सीजन में 2 एटम्स होते हैं, किसके? ऑक्सीजन के। वो जब 2 एटम्स हैं तो उसको हम ऑक्सीजन बोलेंगे, और जब 3 एटम्स हैं तो उसको हम ओजोन बोलते हैं। आपने ओजोन लेयर का नाम सुना होगा, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो हमें यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करती है। वो 3 एटम होते हैं ऑक्सीजन के। तो अगर 2 एटम है वो ऑक्सीजन बना रहे हैं, 3 एटम है वो ओजोन। ऑक्सीजन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ओजोन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। ओजोन हमें यूवी से प्रोटेक्ट नहीं करता है, यूवी लाइट से, बट एटम जो आपकी ओजोन है वो आपको यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करती है। तो यही ये पोस्टुलेट बोल रहा है कि अगर कोई एलिमेंट है और उसमें डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हैं तो वो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट मासेस शो करेगा। Now, fifth postulate was that atoms combine in the ratio of whole numbers to form compounds. कभी भी fractions में आपको ratios नहीं मिलेंगे। जैसे हमने water का ratio देखा 1:8 का था। अगर आप अमोनिया ले लो, इसकी बहुत pungent smell होती है, बहुत गंदी सी smell होती है, NH3 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमें पता है 1 होता है, तो 3 टाइम्स है तो 3 आ जाएगा, और नाइट्रोजन का 14 एटॉमिक मास होता है, तो 14:3। आपको हमेशा होल नंबर्स में दिखेगा, कभी भी आपको फ्रैक्शंस में ये रेशियोज देखने को नहीं मिलेंगे। तो यही ये
postulate बोल रहा है कि atoms combine in the ratio of whole numbers to form compounds. The sixth postulate was the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. ये आपका law 2 आ गया. कौन सा? Law of constant proportions. इस लॉ में आपने यही पढ़ा था कि अगर एक केमिकल सब्सटेंस है तो उसके एलिमेंट्स हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे बाय मास. और ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट नंबर 6 ये यही बोल रहा है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में क्या बोला गया था. नाउ वील कम टू अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अबाउट एटॉमिक रेडियस. आपने एटम के बारे में पढ़ा कि वो इनडिविजिबल है, बहुत ज़्यादा टाइनी पार्टिकल है और उसको आप नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, अनएडेड आई से आप उसको नहीं देख सकते. तो अब इतना छोटा है हमारा एटम, उसको मेजर करने के लिए भी हमें एक स्पेशल यूनिट चाहिए जिसको हम नैनोमीटर्स बोलते हैं. आप कभी भी उसको मीटर्स, किलोमीटर्स इनमें मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत छोटा है इन यूनिट्स के लिए. आपको मैं बताना चाहूँगी कि 1 मीटर का जो 10⁹ पार्ट है वो आपका 1 नैनोमीटर है. नैनोमीटर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब कि 1 मीटर का 10⁹, मतलब आप इतने ज़ीरो लगा लीजिए, 9 ज़ीरो. 1 मीटर का जब आप इतना हिस्सा करेंगे तो आपको 1 नैनोमीटर मिलेगा. और इतना छोटा होता है एटॉमिक रेडियस कि हमें उसको नैनोमीटर्स में मेजर करना पड़ता है. नाउ वील ऑल्सो स्टडी अबाउट सिम्बल्स. डिफरेंट सिम्बल यूज होते हैं एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. डाल्टन फर्स्ट इंसान था जिसने सिंबल्स को यूज़ किया था एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. डाल्टन ने डिफरेंट सिंबल्स यूज़ किए डिफरेंट एटम्स के लिए. जैसे कि हाइड्रोजन के लिए उसने एक सर्कल बनाया और उसके बीच में एक डॉट. ये हाइड्रोजन का सिंबल था. अगर आप कहीं भी ये देख रहे हैं तो डैट मीन्स हाइड्रोजन. और अगर एक है तो मतलब 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन. अगर 2 है तो 2 atoms of hydrogen. मतलब ये सिंबल नंबर एज वेल एज कि कौन सा एटम है वो दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट करता था. कार्बन का ऐसे बनाते हैं शेडेड सर्कल. ऑक्सीजन इज अ नॉर्मल सर्कल इज ऑक्सीजन. ये आपके एनसीईआरटी में सिंबल का एक टेबल दिया हुआ है विच यू शुड लर्न. ये आपको पूछ सकते हैं. बर्जेलिस नाम की एक साइंटिस्ट थे. दे यूज्ड सिम्बल्स. उन्होंने ये बोला कि सिंबल जो हैं आपके वो 1 लेटर या 2 लेटर्स से रिप्रेजेंट होने चाहिए किसी भी एलिमेंट के. या तो उसमें हमें एक लेटर यूज़ करना है, जैसे कि हम हाइड्रोजन का अगर एग्जाम्पल ले लें तो हम हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड अगर हम एग्जाम्पल ले लें क्लोरीन का तो हम उसको Cl से रिप्रेजेंट करते हैं. उन्होंने बोला या तो 1 लेटर होना चाहिए सिंबल या तो 2 लेटर होना चाहिए. अब ये जो सिंबल्स हैं आपके ये डिफरेंट बेसिस पे डिराइव हुए. पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ कि उन्होंने जगह के नाम पे, जिस जगह वो एलिमेंट पहली बार मिला उस जगह के नाम पे सिंबल का नाम रख दिया. इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाता है कॉपर की प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या थी उसके बेसिस पे कॉपर का नाम पड़ा. कॉपर हमें साइप्रस नाम की एक जगह में मिला था तो इसलिए उसका नाम कॉपर रख दिया. कुछ सिंबल्स का नाम हमने उनके कलर के बेसिस पे रखा है. जैसे कि गोल्ड. गोल्ड अमेरिकन लैंग्वेज में या आपके इंग्लिश लैंग्वेज में गोल्ड येलो कलर को बोलते हैं. तो इसीलिए सिंस गोल्ड वाज येलो इन कलर तो उसका नाम उन्होंने गोल्ड रख दिया इन इंग्लिश लैंग्वेज. अब जो आपके सिंबल होते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर होगा दैट इज ऑलवेज अ कैपिटल लेटर या जिसको हम अपर केस लेटर भी बोलते हैं. मतलब उसको आप हमेशा कैपिटल लिखेंगे. अब चाहे वो एक सिंगल
लेटर का हो या 2 लेटर्स का हो। जैसे कि हाइड्रोजन है तो H लिखेंगे, सल्फर है तो कैपिटल S लिखेंगे, क्लोरीन है तो उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल लिखेंगे, स्मॉल c स्मॉल l ये गलत है, आपको फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखना है और जो आपका सेकेंड लेटर है वो हमेशा स्मॉल होगा, उसको आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते कि कैपिटल C कैपिटल L, दिस इज रॉन्ग। यू हैव टू राइट द फर्स्ट लेटर एज कैपिटल एंड नेक्स्ट लेटर एज स्मॉल। ये सबके लिए है, जैसे कि सोडियम, सोडियम इज Na, तो कैपिटल N स्मॉल a। नाउ वील स्टडी अबाउट एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम पहले AMU से रिप्रेजेंट करते थे बट आजकल हम उसको एक नए नाम से जानते हैं, दैट इज यूनिफाइड मास, जिसको हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कहीं भी एटॉमिक मास यूनिट लिखेंगे तो आपको उसको स्मॉल u से रिप्रेजेंट करना है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? इट इज़ अ यूनिट ऑफ मास यूज्ड टू एक्सप्रेस वेट्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? वेट ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वेयर 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। इसमें हम, आप सिंपल ये सोचो कि आपने क्या किया है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक वाटरमेलन था, आपने उसके 12 पार्ट्स कर दिए, वो वाटरमेलन रिप्रेजेंट कर रहा है आपके कार्बन 12 एटम का। ये कार्बन जिसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 12 यूनिट्स है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वाटरमेलन। आपने इस वाटरमेलन को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 12 पार्ट्स में यू हैव कट दिस वाटरमेलन। अब जो उसका हर एक पार्ट है वो एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट बोल रहे हैं। एक बार हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि आपने एक वाटरमेलन लिया, उसके 12 पार्ट्स कर दिए। अब जो हर एक पार्ट है उसको आप यूज़ करें डिफरेंट चीज़ें मेजर करने के लिए। जैसे अगर मैंने तराजू के एक साइड पे एक पीस वाटरमेलन का रख दिया और मैं बोल रही हूँ कि ये 2 बनानास के इक्वल है या 3 एप्पल्स के इक्वल है, तो मैं उसको एज अ यूनिट यूज़ कर रही हूँ मेजर करने के लिए दूसरी चीज़ों का वेट। तो ऐसे ही हमने केमिस्ट्री में किया है, हमने वाटरमेलन की जगह कार्बन 12 एटम को ले लिया है और उसका जो 1/12 हिस्सा है वो एक एटॉमिक मास यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बेसिस पे हम बाकी के जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास डिराइव करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का हम 1 यूनिट मास बोलते हैं, 1U। कार्बन इज 12U, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम इज 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 एंड कैल्शियम 40। इसी तरह से आपके NCERT में ये टेबल दे रखा है और आपको वहाँ से ये जो बेसिक आपके एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक मासेस आपको याद होने चाहिए। तो आपको ये यू हैव टू रिमेंबर दिस। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ मॉलिक्यूल। आपने एटम के बारे में पढ़ लिया कि वो मैटर का इंडिविजिबल टाइनीएस्ट पार्ट है। अब हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल क्या है? जब आप 2 और मोर एटम्स को केमिकली बॉन्ड करते हो, मतलब 2 एटम, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जब एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और केमिकल उनके बॉन्ड बनता है उनके बीच में, तो वो एक मॉलिक्यूल बोलते हैं उसको हम। अब ये जो एटम्स हैं ये सेम भी हो सकते हैं, सेम टाइप के एटम भी हो सकते हैं, जैसे 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन है H, ये हमारे H2 बना दिया इन्होंने, जिसको हम एक्चुअली हाइड्रोजन बोलते हैं। ये आपका एलिमेंट बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन। अगर डिफरेंट टाइप के एटम्स जॉइन हो रहे हैं इन अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, तो वो कंपाउंड बनाएंगे। जैसे कि वाटर, यहाँ हम देख रहे हैं ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है,
दो डिफरेंट एटम्स कंबाइन हो रहे हैं एक स्पेसिफिक रेशो में, जो हमें पता है बाय मास 1:8 है, और अगर बाय हम एटम देखें तो 2:1 है, 2 टाइम्स हाइड्रोजन 1 टाइम ऑक्सीजन, ये बाय एटम है और ये बाय मास इसका रेशो है, तो उनको हम कंपाउंड बोलते हैं। या हम मॉलिक्यूल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी एलिमेंट या कंपाउंड का जो केपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का, एंड इट शोज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। एक वाटर मॉलिक्यूल मतलब अगर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कंबाइन हुए तो वो भी वाटर की ही प्रॉपर्टी शो करेंगे, और अगर हमारे पास बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो भी अल्टीमेटली वाटर की ही जो आप प्रॉपर्टीज़ देखते हो कि वो फ्लूइड है, वो बह सकता है, उसका कोई कलर नहीं है, एक मॉलिक्यूल भी यही प्रॉपर्टी शो करेगा, दूसरा अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं आपस में प्रेजेंट है तो वो भी यही प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो मतलब जो स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है और वो सारी प्रॉपर्टी शो करता है उस सब्सटेंस की, उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये हमने पढ़ लिया कि अगर डिफरेंट एटम्स हैं तो उसको हम कंपाउंड बोलेंगे, सेम एटम्स हैं तो उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ भी एग्जाम्पल देख सकते हो कि अगर 2 एटम्स ऑक्सीजन के कंबाइन हो रहे हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं, जिसको हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं तो उसको हम ओजोन बोलते हैं, O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। एटॉमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल। कितने एटम्स प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए? क्या 2 एटम्स प्रेजेंट हैं जैसे कि ऑक्सीजन में दिख रहा है, या 3 एटम्स प्रेजेंट है जैसे कि हमें ओजोन में दिख रहा है? तो कितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? उसकी एटॉमिसिटी। अगर हम नॉन मेटल्स में कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे कि आर्गन या आपकी क्या है, नोबल गैस, मोनो एटॉमिक है। मोनो का मतलब होता है 1। आप किसी भी अगर वर्ड में मोनो पढ़ते हैं तो उसका मतलब है 1। डाई इज 2, ट्राई इज 3, टेट्रा इज 4। पॉलीएटॉमिक इसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। जैसे आर्गन में सिर्फ एक आर्गन का एटम आपका आर्गन बनाता है। अगर 2 एटम ऑक्सीजन के कंबाइन हो रहे हैं, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आपका डायएटॉमिक है। ओजोन में आप देखते हो 3 ऑक्सीजन के एटम साथ में कंबाइन होते हैं, तो ये ट्राईएटॉमिक है। फॉस्फोरस में 4 फॉस्फोरस के एटम्स कंबाइन होते हैं तो हमारे पास टेट्राएटॉमिक फॉस्फोरस बनता है। सल्फर पॉलीएटॉमिक है क्योंकि इसमें ज़्यादा होते हैं, 8 सल्फर के एटम्स कंबाइन होते हैं तो हमारे पास सल्फर एलिमेंट बनता है। मेटल्स में आप देखो सोडियम, कॉपर, मोनोएटॉमिक, ऐसे ही मेटल्स आपके मोस्टली आपको मोनोएटॉमिक ही दिखेंगे। ये आपका हो गया मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट है आयन का कॉन्सेप्ट, बट इसको समझने से पहले मैं आपको एक थोड़ा ब्रीफ देना चाहती हूँ कि आपने अभी पढ़ा कि एटम इंडिविजिबल है, बट आप अपनी फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे कि हमें ये भी पता चल गया है कि एक एटम के अंदर क्या होता है। एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, मतलब कुछ उसका पार्ट पॉजिटिव होता है, कुछ पार्ट उसका नेगेटिव होता है, और ये सब एटम्स के लिए कि उनके अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है और कितना नेगेटिव चार्ज है वो डिफरेंट होता है। अगर किसी भी एटम के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है तो उसको हम आयन बोलते हैं। अब ये चार्ज आएगा कैसे, क्वेश्चन तो वो है। मतलब एक नॉर्मल एटम समझ लो, सोडियम में आपको जस्ट अभी समझाने के लिए आयन का कॉन्सेप्ट ये बता रही हूँ कि सोडियम के अंदर हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब कि नेगेटिव चार्ज होता है, 11 नेगेटिव चार्ज। अगर वो नेगेटिव चार्ज को लूज करता है, समझ लो इसने एक अपना चार्ज लूज कर दिया, एक नेगेटिव चार्ज तो इसके अंदर प्रेजेंट था उसने वो लूज कर दिया, तो आपका वो एटम
पॉजिटिव चार्ज का इस पे ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसमें 11 ही पॉजिटिव चार्ज थे, 11 ही नेगेटिव चार्ज थे। अब उसने अपना एक नेगेटिव चार्ज तो उसका बाहर निकल गया उससे, तो पॉजिटिव चार्ज 11 ही रह गए, बट नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा 10। तो मतलब उस पर कौन सा चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज, तो उसको उस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम केटायन बोलते हैं। ये हमने स्पेसिफिक एक टर्म दे दिया। केटायन कैसे याद रखोगे, पॉजिटिव और टी में भी आप देखोगे पॉजिटिव साइन बनता है, तो जो पॉजिटिव है वो केटायन है। और अगर आप देखो कि सेम आप सोडियम का एग्जांपल ले लो कि सोडियम में ये आपका सोडियम है, सोडियम में 11 पॉजिटिव वाले हैं और 11 इसके अंदर नेगेटिव वाले हैं। अगर ये अब इसको एक आप नेगेटिव वाला एक्स्ट्रा दे दोगे तो टोटल क्या हो जाएगा इसके अंदर 11 पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव तो हमने दिया नहीं, हमने इसको नेगेटिव दिया, तो नेगेटिव 12 हो गए। अब इसमें ज़्यादा कौन सा है, नेगेटिव वाला, तो ये टोटल इस पर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज वाले को हम क्या बोलते हैं, एन आयन। अब आप देखो ए में आपका ऐसे डैश सा बनता है जो आपके नेगेटिव का साइन है, इसको आप बोलोगे एन आयन। तो आप इधर से याद रख सकते हो जो नेगेटिव है वो एन आयन है, जिसमें टी बनता है वो केटायन है। तो ये कैसे बनते हैं आयन्स, ये आपकी बुक में तो नहीं दे रखा। मेरे हिसाब से ये आयन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये समझना ज़रूरी था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता कहाँ से है। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी एटम पे आता कैसे है। जब एटम अपने अंदर का नेगेटिव चार्ज को लूज़ करेगा तो उस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब वो गेन करेगा, जब उसमें नेगेटिव चार्ज ऐड हो जाएगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो एन आयन बन जाएगा। अब आप देखो कि सोडियम क्लोराइड, इसमें आपके पास NaCl है, ये आपका सोडियम क्या है, एक मेटल, और क्लोराइड क्या है, एक नॉन मेटल। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इसलिए सोडियम क्या है आपका यहाँ पे केटायन, और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए क्लोरीन क्या है, एन आयन। ऐसे एक और एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड का, जिसको हम CaO, Ca इज फॉर कैल्शियम, O इज फॉर ऑक्साइड। अब कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको आप कैल्शियम केटायन बोलोगे, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। और हम चार्ज को ऐसे आप देख रहे हो, मैं ऊपर लिख रही हूँ, तो हम चार्ज को हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, और कितना है उसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। और ऑक्साइड पे आपके पास O2 नेगेटिव चार्ज होता है। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ नेट चार्ज। नेट मतलब ओवरऑल चार्ज, नेट का मतलब क्या होता है, ओवरऑल चार्ज। अब हाइड्रोक्साइड आप ले लो, हाइड्रोक्साइड में एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, और इस पे टोटल जो ओवरऑल चार्ज होता है वो है एक नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव। अमोनियम पे ऐसे ही क्या है, N और H 4 टाइम्स है, और टोटल इस पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ही आपकी NCERT में पूरा एक टेबल बना है, और ये तो याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, अगर फर्दर केमिकल कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, हम कैसे बना सकते हैं, और मोल कंसेप्ट पढ़ना है, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये तो याद होने चाहिए जो आपकी NCERT में टेबल बना है। सो फॉर नेक्स्ट लेक्चर प्लीज़ डू लर्न देम, तभी आपको आपका नेक्स्ट लेक्चर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का है वो समझ आ जाएगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, और अगर आपके पास कोई सजेशन है कि आपको और अगर किसी तरीके से पढ़ना है तो प्लीज़, या किसी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। I will consider it. Till then, keep sharing this video and keep learning. Thank you.